बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे ख्याल में तीन मौजू हैं, उनको ज़रूर हर तीनों को टच करना चाहिए। एक तो मेरे ख्याल में 2 दिन पहले, परसों शायद आया या कल आया, इसराइली मंदूब जो यूएन के अंदर है, मुस्तकिल मंदूब, उसका यूएन की ह्यूमन राइट्स कौंसल है, उसके सामने तकरीर बयान। दूसरा, तोशा खाना केस का उसकी आज प्रोग्रेस हुई है थोड़ी सी, उसको किसी और हवाले से उसको भी थोड़ा 2-4 मिनट मेरे ख्याल में दे ही देनी चाहिए। और तीसरा जो है एस्टैब्लिशमेंट और इत्तेहादी हुकूमत, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए कि एस्टैब्लिशमेंट और 2 सियासी जमातों यानी कि मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो उसको किस नहज पे खड़े हैं, और उनके अंदर कहीं इत्तेमाद के अंदर कुछ दरार तो नहीं पड़ गई, या आज इन दोनों का इत्तेमाद कहाँ खड़ा है। तो सबसे पहले तो इसराइल के बयान के ऊपर बात कर लें। देखो वो कहता है जी कि अब क्या कहा जाए कि इसराइल और हिंदुस्तान अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो अल्लाह मान अल्लाह फीस, कुछ शर्म आनी चाहिए इनको। मेरा ख्याल है कि तारीख़ इंसानी की जो बदतरीन ह्यूमन राइट्स कंडीशंस हैं, और वो भी एक मुल्क के अंदर जिसके अंदर जिस तरफ से ले लें, चाहे वो मजहबी अक़लियत ले लें दोनों मुल्कों की, चाहे अरब मुसलमान ले लें फ़लस्तीन के अंदर, या कश्मीरी ले लें, किसी मद में चले जाएं, हर मद को वो पूरा करते हैं कि इतनी इंसानी हकूक़ के जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं वहाँ पे, चाहे वो उनका कोई प्रेस रिपोर्टर है, चाहे वो मीडिया का आदमी है, चाहे वो, और मस्जिदों के अंदर जिस तरीके से बहिमाना तरीके से बच्चों को एक तसलसल पिछले 70 साल 75 साल से इजरायली उनको कत्ल कर रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं, बम मार रहे हैं, रॉकेट मारे गजा स्ट्रिप के अंदर। तो आप देखेंगे क़यामत का मंजर है। मतलब एक अरसे से मैं तो हैरान हूँ कि इन बेचारों की नस्लें पैदा हुई, जवान हुई, बूढ़ी हुई, मर गई, उसी के अंदर नस्लें पैदा हुई, जवान हुई, आज बूढ़ी हो चुकी हैं, उसी के अंदर नस्लें पैदा होकर जवान हो चुकी हैं और देख रही हैं, और उसी के अंदर आज फिर पैदा हो रही हैं और आगे तक देख रही है, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। अच्छा, कहता है क्या इसराइल कि जी पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की बड़ी खिलाफवर्जी हो रही है, और पाकिस्तान के इंसानी हुकूमत के ऊपर उनको, इसराइल को बहुत फ़िक्र है। अब बिल आखिर उनको ही फ़िक्र होनी थी। और फिर उसके अंदर उन्होंने बेशुमार अपना एक, वो कहते हैं ना कि खुब से दरू है, जो अंदर का खुब्स है, जो अनाद है, जो बुग़्ज़ है, उसको लपेट के सामने लेके आए कि अंदर उसमें सेम सेक्स मैरिजेस भी है कि जी इसके ऊपर कोई कवानीन नहीं है कि हमारे यहाँ भी एक मर्द से शादी करे, औरत से शादी करे। खुसरे को ये एक तो बिल हमने असम्बली के अंदर शायद पास भी करा लिया, अल्लाह ताला का करम है, आखिर हम भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं कि जी हर बंदा अपनी सिर्फ की खुद ही तयन करेगा, या वो लड़की बनना चाहता है, लड़का बनना चाहता है, या क्या बनना चाहता है, और फिर उसके बाद उसको शादी की भी इजाज़त होगी। ये सारी चीज़ें हो रही हैं अनहोनी। तो उसके अंदर उन्होंने वो भी सा डाल दिया। लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने कहा जी कि सहाफ़ियों की बड़ी ऑब्जेक्शन हो रही है, बड़ा जो है बड़ा कत्लेआम हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग बगैर किसी वजह के डिटेन किए जा रहे हैं। इसराइल कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, और अब भारत की कसर रह गई है। मुझे बस इसमें एक ये चीज़ ऐड करनी है कि ये बयानिया जो है, जिसकी वजह आपने देखा होगा कि बड़ा शोर होगा है कि हर तरफ से आ रहा है, ख़ुसूसन हुकूमत को तो मौका मिल गया, फ़ॉरेन ऑफिस को मौका मिल गया है, पीपल्स पार्टी तक के जो लिबरल पार्टी है, शरी रहमान साहब तक को सबको मौका मिल गया कि इसराइल को इमरान खान का बयानिया एक ही है। हकीकत यह है कि इमरान खान साहब की पिछले चंद हफ्तों की जब 9 मई की बात की तकारीर सुन लें, और इसराइल का जो पूरे उसकी तो तकरीर, उसका जो कुछ उसने कहा है यूएन के अंदर, वो आप उसके कंटेंट्स देख लें कि क्या क्या बातें की। बिल्कुल लगता है कि इमरान खान साहब की तकरीर को मामूली रद्द-ओ-बदल के साथ, और यही इमरान खान साहब यूएन को भी अपील कर रहे हैं, उन्होंने भी यूएन को अपील की। जो भी उनको इंटरव्यू लेता है बाहर का फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट, उनको कहता है जी इन पर प्रेशर डालें, जो बात इमरान खान साहब नहीं बताते, और इसराइल भी बताएं कि वो जो कुछ इसराइल कर रहा है बगैर किसी वजह के, वो मैं बता देता हूँ। लेकिन इसराइल के अंदर किसी ने उनकी फ़ौज पे अटैक किया, इंडिया के अंदर किसी फ़ौज ने अटैक किया। इमरान खान कहता है कश्मीर जैसे हालात हैं, फ़लस्तीन जैसे हालात हैं, ये मैं खुद उनकी मुंह से सुन चुका हूँ। तो चुनाचे उन्होंने इनफैक्ट ये सारी मदद मांगी है। एक तरीके से तरीक़ेकार ये होता है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि मैं खुल के कोई इस तरह की मदद मांगी तो मेरी कोई मदद नहीं करेगा। अच्छा, इसके अंदर 2 बातें और भी ऐड करते जाएँ।
ये जो है इसराइल के साथ आप पूरा वेस्ट सोच लें, अमेरिका सोच लें, और उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जो हमने GST प्लस का हमने जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को ज़्यादा इनक्रेज करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए जो एक फैसिलिटी दे रखी है वो हम वापस लेने पर गौर करेंगे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स और इलेक्शन और ये वो। IMF ने भी कह दिया, आज तक सुना है कि IMF को पाकिस्तान के अंदर यहाँ डिक्टेटर्स रहे, IMF देता रहा, यहाँ पे हर चीज़ आती रही, IMF अंदर हमारा जो है पूरा सीना सपर है। अब IMF ने कहा जी कि हमें इलेक्शन के बारे में यकीन दहानी कराई जाए। इमरान खान साहब ने IMF से भी कहा यकीन दहानी कराई जाए। एक इसराइल भी उन्हीं से यकीन दहानी करवा रहा है कि दुनिया को कह रहा है कि जी पाकिस्तान के बारे में एक जामे पॉलिसी बनाई जाए और उसको घेरा जाए, उसको अंडरमाइन किया जाए। वो कहते हैं ना, मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह। ये पाकिस्तान जो है लोगों के दिल में खटकता है। इनकी वजूहात जो है सारों की हमें मालूम है ये क्या क्या वजूहात हैं, और अमेरिका तो उनके तो सीने के ऊपर जो है सांप लौट रहे हैं। और वो इसलिए कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इस वक्त पहला आर्मी चीफ है जिसका रुझान या जिसके तल्लुकात जो है वाज़े तौर पे स्टार्ट करने से पहले ये अमेरिका ने तयन कर लिया था, और उसकी रुकवाई थी अपॉइंटमेंट। जैसे इमरान खान साहब उसकी अपॉइंटमेंट रुकवा रहे थे जन आसिम मुनीर साहब की, इस तरह अमेरिका ने भी बहुत साजिश शुरू की थी। ये आपको ये सारा कुछ लिखा जाएगा, सब कुछ सामने आएगा कि किस मुल्क का कितना रोल था। मैं कुछ साजिश थ्योरी नहीं बयान कर रहा हूँ, ये वो चीज़ हक़ाइक़ है जो कि ट्रांसलेट होके हमारे सामने एक्सक्यूशन में आए। और उन्होंने आसिम मुनीर साहब का चाइना की तरफ टिल्ट जो था उसका एक तयन हो चुका था। बनने के बाद तो ज़ाहिर है कि वो वाज़े तौर पर उनकी पॉलिसी ने बताया, लेकिन साथ ये चाहते हैं पाकिस्तान, अभी चाहती है पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका से तल्लुकात बड़ी ताकत है, ख़राब ना हो, चलना चाहिए। लेकिन ये अमेरिका की अपनी मर्ज़ी है कि आए तल्लुकात चलाता है या नहीं चलाता। इमरान खान साहब के मुतालबात, इमरान खान साहब के जो ग्रजेज़ हैं, जो इतराज़ात हैं, वो सारे वही हैं जो आज इसराइल कर रहा है और जो उसी के बहाने जो है अमेरिका कर रहा है। यानी कि आज मुबारक हो कौम को कि इसराइल को इमरान खान साहब का बयानिया मिल गया है। काश इमरान खान साहब इसे जान छुड़ाने के लिए वेहेमेंटली इसको क्रिटिसाइज़ करते और दूसरा रियलाइज़ करते कि 9 मई के वाक़े के बाद इमरान खान साहब आपके लिए हालात मुवाफ़िक नहीं हैं, किसी सूरत मुवाफ़िक नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है आपके जहन के अंदर कि आपके हालात जो हैं ये 9 मई की बात जो है वो आप जिनको सुनाना चाहते हैं उनको सिर्फ ये कर रहे हैं कि उनको मज़ीद पूरे सिस्टम से एलिनेट कर रहे हैं, उसको बिल्कुल एक अलहदा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पासबा मिल गए काबा को सनम खाने से। बस यही है कि जी इमरान खान साहब आपका बयानिया और इसराइल का बयानिया का एक होना आपको मुबारक हो और अल्लाह आपको नसीब करे। अब दूसरा जो तोशा खाना, ये देखें, ये इमरान खान साहब ने आज जो फिर इल्तवाक की दरख्वास्त किया, कल भी उन्होंने क्या हशर किया है जज के सामने, बिल्कुल उन्होंने कहते हैं सुनने नहीं देना। ये है वो चीज़ जिसने इमरान खान साहब को मुजरिम बना दिया, मुलजिम से। अभी तक वो अक्यूज़ है, अभी तक वो उनके खिलाफ जो है साबित कुछ नहीं हुआ, कोर्ट ने एनालिसिस करने। लेकिन वो 2013 का पार्टी फंडिंग केस भी उन्होंने नहीं उसको हल होने दिया, और कोई केस है जो उन्होंने चलने दिया हो। मुझे बताएं, ये एक वारदात अगर नवाज शरीफ करते, देखो ये तो वकीलों की तो पाकिस्तान में कमाई जो है मुलतवी करवाने वाली होती है। कोई बंदा जो है, हमारा तो रोना ही यही है, मेरे अपने केसेस है 25-25 साल से वकील में इल्तवा करा रहे हैं। मैं आप खुद एक केस है जो कि 25 साल से है, लिटिगेशन में है, लेकिन इल्तवा कर रहे हैं कि वकीलों को ये घुराते हैं। नवाज शरीफ ने क्या कहा था, उन्होंने कहा जी करें। कहा गया कि ये सारा एक प्लॉय है, ये आपके लिए ट्रैप है, ये आपके लिए एक जाल है। चौधरी निसार साहब ने मुझे खुद बताया कि मैंने कहा जी आप ना JIT के सामने जाए ना इनके केस चलने दें, इनके सुप्रीम कोर्ट के। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं। मैंने पहले दिन कहा था कि पहले दिन ही जो आज मेंटेनेबिलिटी ये डिस्कस कर रहे हैं ना कॉन्टेस्ट, और जब 6 महीने के बाद 5 महीने के बाद अदालत ने फैसला दिया कि मेंटेनेबल है तो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने उसको फिर स्टे दे दिया। हाई कोर्ट ने स्टे के बाद 3-4 दिन पहले रिमांड बैक कर दिया, 5-6 दिन पहले। कोर्ट को कहा कि 8 दिन में फैसला करो। कोर्ट ने पहले दिन लगाया, कोई बन नहीं गया। दूसरे दिन लगाया, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की जो है ना आज इस्तशना की दरख्वास्त दी जाए। वो देखा हजूर मुलजिम है, रोज़ाना पेश होना है। मैं ये केस 8 दिन में, हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है कि 8 दिन के अंदर ख़त्म करो, मैंने इसको ख़त्म करना है। फिर जनाब उन्होंने कहा जी कि अच्छा, फिर वकील तब्दील हो गया कि जी जो है ख्वाजा हाज़िर साहब नहीं आ रहे।
अच्छा फिर कौन आ रहे हैं जी? उन्होंने कहा जी कि कोई न्याजुल्लाह न्याई साहब हैं, वो आ रहे हैं। चलो ठीक है। उन्होंने कहा जी कि मुझे कल का टाइम दें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में का हमारा केस लगा हुआ है। आज सुबह हो गए तो न्याजुल्लाह न्याई साहब ने फरमाया जी कि रिप्रेजेंट मैं करूँगा लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग हो जाए। उन्होंने कहा जी अच्छा 11:30 12 बजे तक कर लेते हैं ताकि वहाँ से नतीजा निकल आए। ये सुबह 9 9:30 10 बजे का वाक़या है। अब जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पता चला कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो केस जिनकी अदालत में लगना था उनकी तबीयत नासाज हुआ, आज आए नहीं। अब फिर पढ़ के उन्होंने कहा जी उन्होंने फिर कहा जी मुलतवी कर दें जब तक वो ठीक नहीं होते। अब तो जज अंडरमाइन हो रहा है ना। अब जब की कोई औकात ही नहीं है इमरान खान साहब के नज़दीक किसी कोर्ट की भी, जो करता है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी दिन थोड़ा सा फैसला किया, कहते हैं इस जज पे हमें इतराज़ है, सिर्फ डिले। अब क्या हुआ, अब वो आज केस चल पड़ा, कल उन्होंने इमरान खान साहब को तलब कर लिया है और रोज़ाना की बुनियाद पर उन्होंने कहा मैं सुनूंगा और रोज़ाना उनको यहाँ हाजिर होना पड़ेगा। अब एक नया तमाशा शुरू हो गया। मुझे ये बताया जाए कि ये ना पेश होके केस डिले करके इल्तवा में डाल के, क्या ये है वो कोई इंसाफ जो लेना चाहते हैं? ये वो कॉन्टेस्ट है? ये मैंने सिर्फ एक मिसाल दिया। हर केस के अंदर एक ही रवैया है। हर केस के अंदर कैसे शुरू करते हैं, रोकते कैसे हैं, कहाँ पहुँचाते हैं। देखें इमरान खान साहब, इससे आपको जो सियासी फ़ायदा मिलना था वो मिला हुआ है, लेकिन ये लॉस नहीं करेगा। जब आपने साइफर का और मरासले का झूठ बोलते थे कि अमरीकियों ने भेजा है, मैंने कहा ये इमरान खान साहब इसकी उम्र नहीं है। चुनांचे आपने पैंतरा बदला, आपने फिर और एक कोई बयानिया पकड़ लिया, फिर और पकड़ लिया, करते करते आखिर में आपने कहा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवानी है सितंबर में। मेरे ख्याल 3 महीने के बाद, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने के बाद कहते हैं मैंने आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवानी है, क्योंकि नवाज शरीफ के एक ऐसे बंदे को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं जो उनको पास कर देगा और मुझे फेल कर देगा। अब ये बंदे जो हैं, मैं हैरान होता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में हर केस में अब जाएंगे, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। पिछले केस में रिमांड बैक करने पे भी उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। वो पता नहीं उसकी आज हेयरिंग हुई या नहीं हुई, मैं पता नहीं कर सका, लेकिन ख्याल था कि उनको एडमिट कर लेंगे, शायद आज हेयरिंग हो। और कोर्ट ने क्या कहा है, आगे चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये जो रवैया है, इससे उनको कुछ हासिल नहीं होगा। इसराइल छोड़ो, अमेरिका छोड़ो, पूरी दुनिया भी आ जाए ना हजूर, जब इस तरह की हटदर्मी बंदा आ जाए ना तो सजा बढ़ती जाती है। इमरान खान, मेरी हक की मौतबाना गुजारिश है, आजिज़ाना गुजारिश है, अपने आप को बचाएं। भुट्टो साहब के साथ यही वाक़या हुआ है। हालांकि भुट्टो साहब के खिलाफ जो केस चला था उसके बारे में शायद 2 रायें थी, ज़ाहिर उन्होंने खुद तो कत्ल नहीं किया था। आपके केस में तो आपके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशन है कि आपने अलकायदा ट्रस्ट के लिए किसी 458 कनाल ज़मीन एक ऐसे बंदे को चली जिसको हुकूमत पाकिस्तान का $190 मिलियन आपको दे दिया गया। परसों काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वो मैं देख रहा था, शहजाद अकबर साहब बैठे थे रात को। हकीकत है कि मुझे तकलीफ़ हुई। वो हर बात में क्लूलेस था। वो उस वक्त तक तो उसका आर्गूमेंट था कि जब उसे कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि काशिफ अब्बासी साहब से अच्छी तरह कर रहे थे कॉन्टेस्ट, बहुत खूबसूरत तरीके से, लेकिन अदालतों में इससे ज़्यादा सख्ती से बंदा ग्रेड होता है। तो ये इमरान खान साहब के जो रवैये हैं, ये उनके लिए मज़ीद तकलीफ़ और मज़ीद परेशानी का बायस बनेंगे। ये इमरान खान साहब लिख के अपने पास रख लें कि आप देखें कि इनके साथ होता क्या है, अगर उन्होंने इसी रवैये के साथ मज़ीद अपने हालात को आगे चलाया। और फिर आ जाए आगे, हकार मची हुई है। फजल रहमान साहब का प्रोटेस्ट भी आ गया है कि जी ये जो दुबई के अंदर मीटिंग हुई है। और फिर कल हाफिज़ हमदुल्ला साहब को भी बयान आया कि फजल रहमान साहब PDM के सदर हैं और उनके इत्मीनान के बगैर दी गई है। मैंने इसको एक और एंगल से चूँकि लिया था, तो मैंने ये सारी बातों को समझते हुए कि वाकई मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा है, जियो के ऊपर भी, कि मौलाना फजल रहमान के साथ ज़्यादती की है, क्योंकि जब आप इकट्ठे चलते हैं तो इत्मीनान लेके चलते हैं। मरीम नवाज साहबा को यहाँ से उनसे बात करके उनको इत्मीनान में लेके जाना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने सोचा, मुस्लिम नून ने, अपनी उस पार्टी ने, कि असल जो है बुरहान है, या असल जो उनकी जो शिकायत है, या असल उनके जो शक है, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो कुछ चालें जो थी उनकी तबीयत में ग्रां गुजरी। अब पहले ये देखें कि जैसे तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की टूट फूट का अमल शुरू हुआ, तो चंद दिनों के बाद आपने देखा कि लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब ने अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए। मुराद है कि उन्होंने बेशुमार लोगों मिलना शुरू कर दिया। लोग भाग भाग के जा रहे थे, जो भी तहरीक इंसाफ के या उनके बिहाफ पे ऐसे लोग जो कि जाके नवाज शरीफ साहब बात करते थे कि वो कह रहे हैं जी हम आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आप जो है ना हमें तसल्ली कराएं, तो तहरीक इंसाफ छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग के पास
चाहे वो पॉपुलर है या नहीं पॉपुलर। स्पेस उनके पास नहीं है कि उनके पास उनके अपने कैंडिडेट्स बहुत मजबूत हैं और पंजाब के एक कोने में है। गेम पंजाब की हो रही थी, रेजिग्नेशन और ये जो ज़्यादातर केपी के और पंजाब के दोनों के हो रहे थे, जो माफ़ीनामे और इमरान खान साहब से बरात और अलहदगी। और पीएस पार्टी में तो जरदारी साहब ने एक हाथ आगे बढ़ाया, क्योंकि उन मामलों में वो बड़े ही ज़ीरक हैं और सियाने हैं। वो उठ के लाहौर आके बैठ के उनका ये ख्याल था कि जी लाहौर जो है बैठ के तो मैं सारे जो है जो भी आएगा टूट के बंदा आएगा तो मैं उसको कैच करता जाऊंगा। मेरा ख्याल है 4, 5, 6 उन्होंने पहाड़ू जो है घेर भी लिए थे। अचानक पता चला कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई रातों रात। पता चला कि जहांगीर साहब, अलीम खान साहब को, जहांगीर साहब बाहर थे पाकिस्तान से बाहर। उससे पहले एक ऐलान हुआ, फिर उसका खबर आई, तीसरे चौथे दिन पार्टी का पूरा वजूद में आ गया और सारे के सारे तहरीर साहब से निकलने वाले बंदे जो थे उस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में डाल दिए गए। इसमें दो राय नहीं थी कि एस्टेब्लिशमेंट बनवाई। जितने बंदे गए उनसे सब को यही कहा गया है कि आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या जेल या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। अब ये हमेशा जो है ना, ये खैर एक और किस्सा कि जी क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई साजिश नहीं की। मुझे जो चीज़ लगती है और मुझे ये चीज़ मेरे जहन के करीब है कि उन्होंने तो ये सोचा कि जी मौजूदा हुकूमत है वो एक पोलिटिकल बैगेज है, चुनाचे उसको किस तरीके से इनको भी, इनकी गैर मकबूलियत को भी थोड़ा सा जो इनके डायरेक्ट इनके ऊपर जो कहते हैं ना कि सारे फायर जो है इनके ऊपर हो रहे हैं और सारा ये निशाना बने हुए हैं, तो कोई एक और पार्टी कर ली जाए जिसके ऊपर पीटीआई की या इमरान खान साहब के जो हक में लोग हैं उनकी तोपें उस पर चल पड़े। और वो चल भी पड़ी और थोड़ी सी तवज्जो भी हट गई। इनका ख्याल था कि चूँकि अगला इलेक्शन है, और मुझे इनका ख्याल तो नहीं, मुझे पता है कि जो बंदर बांट होनी है, तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस नहीं है। हो ही नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस हो, चाहे क़यामत आ जाए, चाहे इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर अंदर घुसा है। इन्होंने इमरान खान साहब को हुकूमत नहीं देनी। इसका मतलब है कि सीटों की फिर बंदर बांट होगी। हर का पार्टी जो आप ये समझ रही है कि जी बड़ा हिस्सा उसको मिलना चाहिए। पीएस पार्टी का ख्याल है कि किसी तरीके से मुझे बड़ा हिस्सा मिल जाए ताकि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे बंदे शामिल करके मैं अपना हिस्सा लूँ। अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद इन दोनों जमातों के अंदर, क्योंकि ये पंजाब के अंदर इसका ज़्यादा असर रसूख रहना था, तो ये मुतज़लज़ल हो गई। और इसके अलावा हो सकता है कि आगे के लिए भी एक चेमे गोइयाँ हो रही हों कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई नाम प्रपोज किए होंगे निगरान वज़ीर आज़म के लिए। अब उसके लिए अजीबोगरीब बात है। अगर हफीज़ शेख साहब इस तरह के कोई इकॉनमिस्ट हुए तो समझें कि इलेक्शन 6 महीने बाद भी हो सकते हैं, और उससे पहले अगर कोई और हो, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये हुकूमत जो है इसके पास तो कोई चॉइस है ही नहीं कि ये 11 अगस्त से पहले जो है या असम्बली तोड़ दे या 11 अगस्त को खुद ब खुद तहलील हो जाए। कोई चॉइस नहीं। 11 अगस्त को खुद ब खुद तहलील होगी तो इलेक्शन जो होंगे अक्टूबर 10 या 11 अक्टूबर को होंगे। अगर ये उससे पहले 9 या 10 अगस्त को असम्बली को तहलील कर दिया तो इलेक्शन 90 दिन के बाद 9 या 10 नवंबर को होंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि काजी फैज़ ईसा साहब के आने के बाद और किसी भी जो है तनाजुर के अंदर सुप्रीम कोर्ट चूँकि कुछ थोड़ी बहुत उसकी नरमी दिखाएगी, तो हो सकता है काजी फैज़ ईसा के दौर हुकूमत में चंद महीनों की एक्सटेंशन मिल जाए। अब ये एक्सटेंशन नहीं कर सकते। इनके लिए ज़रूरी है कि असम्बली से जब करारदाद पास करवाएंगे हुकूमत और एमरजेंसी की या कोई भी फाइनेंशियल एमरजेंसी कुछ भी, और उसके बाद वो मांगेंगे इजाज़त, तो बंदियाल साहब से तो कोई यही करेंगे कि वो नहीं चलने देंगे और इनकी हर चीज़ को फेल कर देंगे। यानी इनको अब 10 से 11 अगस्त के हुकूमत घर जाना है। चुनाचे जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने एक इस वजह से भी इकट्ठे हुए होंगे कि निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म पर कॉन्सेंसस करके और वो नाफिज कर दिया जाए। अब असल जो बुहरान ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये कोई ऐसी हैं कि जिसके लिए किसी को इतराज़ हो। जिस तरीके से ये मुलाकातें हुई इसने शकूक व शुबात फेंके। नवाज शरीफ साहब के बारे में ख़बर आई कि वो जी शाही मेहमान बन के हज करने जा रहे हैं। ख़ानदान भी यहाँ से तैयार हो गया। ख़ानदान में सिर्फ मरियम साहबा गई, किसी और को नहीं भेजा गया। और मरियम साहबा जो है लेके गई शायद उनके साथ को बच्चे एक आध चले गए हों, लेकिन वैसे ही वो कंपनी देने के लिए। और वहाँ जाके पता चला कि नवाज शरीफ साहब तो दुबई लैंड कर गए। फिर अंदाज़ा है कि 1-2 दिन दुबई ठहरेंगे। उनकी दुबई के हुक्मरानों से मुलाकातें हो रही हैं, उनके बहुत बड़े हाई फाई विजिट्स हैं, सारा कुछ। और यहाँ से वो हज के ऊपर चले जाएंगे। फिर हज भी आ गया, वो दुबई में मौजूद थे। इसी दौरान ईद उल अज़हा से पहले
जरदारी साहब और बिलावल साहब पहुंच गए। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बंदे ने आपस में मिलना शुरू कर दिया, आन फान मुलाकातें हुई, और ये बिलावल साहब शायद उसके बाद अमेरिका चले गए या कहीं और चले गए जहाँ प्राइवेट विजिट पे। जरदारी साहब पाकिस्तान वापस आ गए और इनके दरमियान में पहले दिन भी खबरें आ गई मुलाकात हुई है। पहले दिन खबर आई कि जी बिलावल भुट्टो की और मरीम नवाज साहबा की मुलाकात हुई, अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। और फिर आया कि जी साहब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की, बिलावल भुट्टो की और मरीम नवाज साहबा की मुलाकात हुई हैं। साथ ही ये आना शुरू हुआ कि जी मुस्लिम नून ने भी तरदीद करनी शुरू कर दी, पीपल्स पार्टी ने भी तरदीद शुरू की। बड़े बड़े लीडर ने मेरे साथ टीवी पर बैठ के प्रोग्राम में कहा कि ये आपस में कोई मुलाकात नहीं, यानी कि क्या ऐसी बात कि कभी इनकी मुलाकात भी छुपाई जा सकती थी। चुनाचे 3-4 दिन ऐसे गुजर गए, मैंने कहता रहा, मैंने कहा जी इनके लेवल का अगर इनको नहीं पता तो लहदा बात है। इसमें दो बातें नहीं हैं कि इनका वहाँ पे जो एक मिस्टीरियसली पूरे सरारियत रखते हुए जब पहुँचना इतने बड़े लीडर का, और उसको बड़े बहानों से जाना, जैसे ये भी एक दुबई रूटीन में गए हैं और वो भी एक रास्ते में जहाज़ ख़राब हो गया, सऊदी अरब जाते हुए उतर आए हैं। फिर कहा जी कि सऊदी अरब इसके बाद जाएंगे। मेरा ख्याल सऊदी अरब की उनकी मुलाकातें नवाज शरीफ साहब की नहीं हुई, वहीं से शायद वो लंदन चले गए या सऊदी अरब चले गए, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद मेरे पास कोई इतला नहीं है कि उससे कहाँ है, शायद सऊदी अरब में हो और वहाँ से आप लंदन चले गए हों 2-4 दिन बाद। अब ये इसने एक और भी चीज़ आई कि दोनों लीडर के साथ सियासी मुलाकातों में एक आध बंदा तो बंदा रख लेता, सीनियर पार्टी लीडर, वो भी ना रखे। चुनाचे मुझे लगता है वो ये है कि वो जो बदएतमादी पैदा हुई है एस्टैब्लिशमेंट की बमुकाबला मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी, वो जो एतमाद के अंदर दरार आई है, ये इनफैक्ट उनके थोड़े से जिसको कहने चाहिए कान खड़े हो गए दोनों पार्टियों के लीडरान के। अब उन्होंने इसका क्या अदाला कर सकते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी दना रही है, एस्टैब्लिशमेंट ने उसको कुछ ना कुछ देना है, बंदर बांट होनी है, किसी को भी मेरिट पे नहीं मिलना, मुस्लिम नून को भी हिस्से की सीटें मिलेगी। अब इनका ये ख्याल है कि अगर उन्होंने 15-20 सीटें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दे दी या 20-25 सीटें दे दी तो मुस्लिम नून को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। फिर उस पार्टी को ये होगा कि उसकी जो मेजॉरिटी है असम्बली में, उनका ख्याल है कि किसी तरीके से अगर हमारी 2 सीटें मुस्लिम नून से ज़्यादा हो तो हम बिलावल को या जरदारी साहब को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनवा दें। शौक़ तो कोई मुल नहीं, ख्वाहिशात रखने का हर एक को इख्तियार है। और नवाज शरीफ साहब, जिनको मैंने पहले भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने गो हेड दिया हुआ है और उन्होंने अपनी पहली तरजीह जो है हर हल्के ने तरीके से बताई है कि नवाज शरीफ साहब ही हैं, और जैसे ही मेरा ख्याल है बंदियाल साहब इधर रुखसत होंगे, नवाज शरीफ साहब उधर पाकिस्तान कदम रंजा फरमाएंगे, क्योंकि उसके बाद उनको आसूदी होगी। लेकिन ये जो एस्टैब्लिशमेंट और इनके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग है, बदएतमादी की कैफियत है, ये क्या गुल खिलाती है, क्या रंग लाती है। आगे ये आया बदएतमादी जो गलतफहमी के ऊपर भी सवार हो सकती है, और अगर ये बदएतमादी जो है मज़ीद बढ़ गई तो उसके क्या नुकसानात होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।